आखिर जब इन बड़े एक्सीलरेटर से पहाड़ों को खोदा जा सकता है तो फिर डायनामाइट लगाकर ऐसे धमाके करने की क्या जरूरत है। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाला मटेरियल जैसे रोड़ी बजरी पहाड़ों से ही निकलता है और इसके लिए सबसे पहले मजबूत पहाड़ों को तोड़ना पड़ता है। इसलिए एक साथ ज्यादा एरिया में एक्सप्लोजर डाल करके ऐसे धमाके करते हैं। इसके बाद पहाड़ों के छोटे छोटे टुकड़े हो जाने पर इनको ट्रकों में लोड करके फैक्ट्री में ले जाते हैं, जहां इनको छोटे छोटे पीस करके अलग अलग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बदल दिया जाता है। एक्सीलरेटर से पहाड़ों को तोड़ना बहुत ज्यादा महंगा और टाइम टेकिंग होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कई बार स्नो बोर्डिंग करते समय पहाड़ों की बर्फ भी इसके साथ ही फिसलने लगती है। और पहाड़ों पर पैरों तले बर्फ क्यों खिसकने लगती है, चलिए जानते हैं। ये इतना खतरनाक होता है, अगर कोई इंसान इसकी चपेट में आ जाए तो बर्फ में कई फीटों तक नीचे गहराई में दब सकता है। दोस्तों, जब किसी ढलान वाले पहाड़ पर एक जगह से बर्फ खिसकना शुरू हो जाती है तो अपने साथ बाकी बर्फ को भी नीचे लेकर गिरती है। ऐसे में धीरे धीरे बर्फ का आकार बड़ा होता जाता है और इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। पहाड़ों से इस तरह बर्फ खिसकने को हिमस्खलन या एवलांच कहा जाता है। कई बार स्नोबोर्डिंग करने वाले इंसान ऐसी जगह से गुजरते हैं जहां की बर्फ ज्यादा स्टेबल न हो, तो ऐसे में एक जगह की बर्फ खिसकने से धीरे धीरे पूरे पहाड़ की बर्फ को गिरा देती है। आखिर ये क्यों होते हैं? तो दोस्तों, पहाड़ों पर छोटे छोटे भूकंप के झटके लगते हैं तो बर्फ अपनी जगह से खिसक जाती है। ये मशीन इतनी बड़ी है, ये लाखों लोगों का काम अकेले कर सकती है। क्या आप जानते हैं दुनिया की 2 सबसे बड़ी मशीन कौन सी हैं? इनके सामने इंसान तो क्या जेसीबी जैसी बड़ी बड़ी मशीनें भी छोटी नजर आती हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आती है बेगल 288। इसे बनाने में 7 अरब रुपए का खर्च आया था। ये मशीन 40,000 लोगों का काम अकेले कर सकती है और इसका आकार बड़ा होने के कारण इसको बंद कर दिया गया। इस लिस्ट में पहले नंबर पे नासा का विशाल क्रोलर। इसका काम स्पेसक्राफ्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है जो केवल 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। आखिर इस हवाई जहाज को मक्खन की तरह क्यों काटा जा रहा है? इसे काटने के बाद इसके हिस्सों को 90 दिनों तक अलग अलग रखा जाता था ताकि रूस अपने सैटेलाइट से वेरीफाई कर सके कि B-52 को नष्ट कर दिया गया है। और तो और आपको जानकर हैरानी होगी, ये कोई खराब एयरक्राफ्ट नहीं है और ऐसे 1-2 नहीं बल्कि पूरे 365 एयरक्राफ्ट को नष्ट कर दिया गया। तो आखिर ऐसा क्यों किया गया, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, ये अमेरिका का B-52 एयरक्राफ्ट है जिसको इस तरह से नष्ट किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 1990 के दशक में अमेरिका और रूस इस बात पर सहमत थे कि उनके पास बहुत ज्यादा परमाणु हथियार और एयरक्राफ्ट है। 1991 में दोनों देशों ने हथियार कटौती संधि पर हस्ताक्षर किए और उन्हीं में से एक था 365 52 एयरक्राफ्ट को नष्ट करना। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछ ले हरियाणा ने देश को क्या दिया है तो उसको ये वीडियो दिखा देना। हरियाणा में देश की केवल 2% आबादी रहती है, लेकिन देश की सेना में 11% सैनिक हरियाणा से हैं। देश में जितनी गाड़ियां चल रही है 50% हरियाणा में मैन्युफैक्चर हुई हैं। देश के 8% मोटरसाइकिल और 50% ट्रैक्टर हरियाणा में ही बनते हैं। पिछले 4 ओलंपिक्स के 18 मेडल में से 10 मेडल हरियाणा की धरती ने दिए हैं। हरियाणा का एरिया बस 1.3% है, पर भारत के फूड स्टॉल में 14% का योगदान हरियाणा करता है। वो हरियाणा की कुरुक्षेत्र की रणभूमि थी जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया और कृष्ण भगवान द्वारा गीता का उपदेश दिया गया था। देश के 60% बासमती चावल हरियाणा में ही उगाए जाते हैं। हरियाणा की भैंसें इतना ज्यादा दूध देती हैं कि हर हरियाणवी को दिन का 1 लीटर से भी ज्यादा दूध आता है, जो देश में सबसे ज्यादा है। हरियाणा की छोटी सी जमीन दुनिया को अपने कदमों में झुकाने का दम रखती है। तो हरियाणवी होने पर गर्व है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे उन लोगों को पता चल सके जो हरियाणा को जानते नहीं है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को बनाने में अभी 1 साल का समय और लगेगा, लेकिन फिर भी इसको 22 तारीख को क्यों खोल दिया गया? और तो और आने वाले कुछ सालों में अयोध्या एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनने वाला है जो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों को भी पीछे छोड़ देगा। आखिर कैसे, चले जानते हैं। और अब यहाँ कैलिफोर्निया के डिज्नीलैंड की तरह ही दुनिया की सबसे बड़ी थीम पार्क बनाया जाएगा। इसके बनने के बाद अयोध्या में हर साल 2 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट घूमने आएंगे और यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। दोस्तों, अयोध्या कुछ सालों पहले एक छोटा सा गांव हुआ करता था जहां अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो गया है। अभी तक राम मंदिर के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और इसलिए इसको आम जनता के लिए खोला गया है। लेकिन ये मंदिर 3 मंजिल तक बनेगा और इन मंजिल का निर्माण 2025 तक पूरा होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस कमरे में घुसते ही यहाँ पर ग्रेविटी का भी कोई असर नहीं होगा। ये iFly कंपनी द्वारा बनाई गई एक ऐसी टनल है जिसमें कूदने पर आप नीचे नहीं गिरोगे बल्कि ऊपर की तरफ जाओगे। आखिर ये ग्रेविटी के खिलाफ कैसे काम करता है, चलिए जानते हैं। इसमें अंदर जाने से पहले डॉक्टर द्वारा पूरी हड्डियों की जांच की जाती है। लोगों का मानना है कि इसमें ग्रेविटी काम नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों को इसमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि सुरंग के नीचे ऊपर की तरफ काफी तेज हवा फेंकी जाती है। इस
तेज हवा की रफ्तार 195 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। दोस्तों एरोप्लेन से स्काई ड्राइविंग करने में काफी समय लग जाता है और पैराशूट से लैंडिंग करना सीखना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है और कई बार तो लोगों के पैराशूट भी नहीं खुल पाते हैं। ऐसे में स्काई डाइविंग काफी रिस्की होती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडोर स्काई डाइविंग बनाई जाती है और इन कामों के लिए लड़कों को ना के बराबर ही रखा जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं एरोप्लेन में हमेशा महिलाओं को ही एयर होस्टेल और कैबिन क्रू में क्यों रखा जाता है? आखिर इसके पीछे कारण क्या है, चलिए जानते हैं। महिला एयर होस्टेज का वजन पुरुष के मुकाबले में 15 से 20 किलोग्राम तक कम होता है और पूरे प्लेन में 4 से 5 महिला केबिन क्रू भी शामिल होती हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें 1 लीटर तेल में एरोप्लेन 1 किलोमीटर से भी कम दूरी तय करता है और हवाई जहाज चलाने वाली कंपनी सबसे ज्यादा प्लेन में ईंधन को बचाने पर ही ध्यान देती है। यानी इन महिलाओं के कारण प्लेन को 100 किलोग्राम वजन कम उठाना पड़ता है, जिससे साल भर में करोड़ों रुपए का कंपनी को फायदा होता है। और साथ ही महिलाओं का व्यवहार लड़कों के मुकाबले काफी नरम दिखता है और लोग भी इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, इसलिए महिलाओं को प्लेन के अंदर एयर होस्टेज रखा जाता है। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं हर साल झील पर जमी बर्फ के नीचे स्विंग करने के चलते कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। दरअसल दोस्तों बर्फ के नीचे स्विंग करते समय बर्फ को तोड़कर इसके 2 जगह पर छेद किए जाते हैं, जिसमें एक छेद से घुसकर दूसरे छेद से बाहर आना होता है। आपको लगता होगा ये लोग इतनी ठंडी को नहीं झेल पाते, लेकिन इसके पीछे कारण कुछ और ही है। तो चलिए जानते हैं। बोरिस कार्वी ये शख्स बर्फ के नीचे 20 मीटर की दूरी तक स्विमिंग कर रहे थे तो ये गलती से बाहर निकलने का रास्ता भूल जाते हैं, क्योंकि पानी के अंदर टूटी हुई बर्फ का रास्ता दिखाई नहीं देता और ऊपर मौजूद लोगों ने बर्फ को तोड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन बर्फ की परत इतनी मोटी थी कि इसको हाथों से तोड़ पाना नामुमकिन था और पानी इतना ठंडा था जो इसके शरीर को कुछ ही सेकंड में जमा सकता था। लेकिन अंदर जाते वक्त इसने अपने शरीर के साथ एक रस्सी को बांध रखा था, जिसे पकड़कर वो पानी से बाहर आ जाते हैं और बच जाते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कुछ लोग जानबूझकर ठंडे पानी में स्विमिंग करते हैं और कई बार तो ऐसी जगह पर ऐसे बर्फ के तालाब भी बनाए जाते हैं जिसमें लोग पैसे देकर नहाने आते हैं। तो क्या ऐसा करना इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होता? चलिए जानते हैं। लेकिन बर्फ के तालाबों में ज्यादातर लोग वो नहाते हैं जो वर्कआउट करते हैं, क्योंकि बर्फ के पानी में नहाने से शरीर में खून का प्रभाव बढ़ जाता है और तो और वर्कआउट से मांसपेशी में होने वाले दर्द से भी आराम मिलता है, लेकिन ये काफी जोखिम भरा काम है। दोस्तों जिन इलाकों में ज्यादा बर्फ पड़ती है वहाँ के घरों की नालियों में कुछ इस तरह बर्फ निकलती है और यहाँ पर मौजूद तालाब और झील भी जम जाती है। ऐसे में यहाँ के लोग इन्हीं में नहाने आते हैं। अगर आप ज्यादा देर तक बर्फीले पानी में रुकते हैं तो आपको हाइपोथर्मिया भी हो सकता है, जो काफी खतरनाक है और अचानक ठंडे पानी में जाने से हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है।